क्या आप जानते हैं कि 163 साल पुराने औपनिवेशिक आईपीसी को बदलकर नया भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू हो गया है। नए कानून को भारतीयों द्वारा भारतीयों के लिए तैयार कहा जा रहा है और इसने औपनिवेशिक युग के आपराधिक कानूनों को समाप्त करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इस वीडियो में हम बीएनएस की धारा 1 को समझेंगे जो नई संहिता की नींव है। जानिए धारा क्यों जरूरी और कैसे ये हमारे कानून के दायरे को परिभाषित करती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 1 के बारे में। यह हिस्सा कानून की आधारशिला है क्योंकि यह नई संहिता का नाम, लागू होने की तारीख, उसके दायरे को स्पष्ट करता है। हम जानेंगे कि यह संहिता कब से लागू होगी, किन लोगों और जगहों पर यह लागू होती है और किन नियमों से यह प्रभावित नहीं होगी। यह जानना हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आईपीसी जैसा पुराना कानून बदल चुका है। तो जुड़े रहिए क्योंकि इस वीडियो में हम सरल और रोचक भाषा में धारा 1 की पूरी व्याख्या करेंगे। धारा 1 की सरल, स्पष्ट और रोचक व्याख्या। धारा 1 का शीर्षक है संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ और विस्तार। यानी इस धारा में नए कानून का नाम, लागू होने की तारीख और इसकी व्यापकता बताई गई है। इसे अलग अलग उपधाराओं में बांटा गया है। उपधारा 1 संक्षिप्त शीर्षक। इस उपधारा में साफ लिखा गया कि इस अधिनियम को भारतीय न्याय संहिता 2023 कहा जाएगा। मतलब अभी से हम नए आपराधिक कानून को इसी नाम से बुलाएंगे। पहले जिसे भारतीय दंड संहिता कहते थे, अब उसका स्थान यह नई संहिता लेगी। उपधारा 2 लागू होने की तारीख। इसमें कहा गया कि यह संहिता उस तारीख से लागू होगी जब केंद्र सरकार इसे सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से घोषित करेगी। यानी संसद ने कानून पारित कर दिया, लेकिन इसके नियम कानून तभी प्रभावी होंगे जब सरकार अधिसूचना जारी कर तारीख बताएगी। साथ ही अलग अलग प्रावधानों के लिए अलग अलग तारीखें भी निर्धारित की जा सकती है। उदाहरण के तौर पर हो सकता है अपराध पर नियम जुलाई से लागू हो और साक्ष्य पर नियम अक्टूबर से। यह सुविधा इसलिए ताकि आवश्यक तैयारियां हो सके। उपधारा 3 अपराध का दायरा। इस हिस्से में बताया गया है कि हर व्यक्ति यदि भारत के भीतर किसी अपराध का दोषी पाया जाता है तो सिर्फ इसी संहिता के तहत ही उस व्यक्ति को सजा मिलेगी। सरल शब्दों में, अगर आप भारत में कोई आपराधिक कार्य या चूक करते हैं और दोषी ठहरते हैं तो उसी के खिलाफ यह संहिता लागू होगी। इसका अर्थ है कि अब एक व्यक्ति के लिए दो अलग कानूनों के तहत दंड संभव नहीं। किसी अपराध के लिए तो बीएनएस के तहत ही फैसला होगा, ना कि किसी पुराने कानून के तहत। यह प्रावधान कानूनी स्पष्टता प्रदान करता है ताकि कोई भी अपराध इस संहिता के दायरे से बाहर न जाए। उपधारा 4 विदेश में अपराध। यह बताया गया कि यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है और वह भारत से बाहर विदेश में कोई अपराध करता है और पहले से चल रहे किसी कानून के तहत उस पर मुकदमा चलने लायक है, तो उस व्यक्ति पर बीएनएस के प्रावधान उसी तरह लागू होंगे जैसे अपराध भारत में हुआ होता। उदाहरण के लिए, यदि कोई भारतीय नागरिक विदेश में गलती से हत्या कर देता है और भारत का कोई कानून उसे उसी धारा पर सजा देने की अनुमति देता हो तो बीएनएस के तहत ही उसके खिलाफ कार्यवाही होगी, जैसा कि कृत्य भारत में हुआ। इस उपधारा से यह स्पष्ट होता है कि नया कानून अपराधियों को देश से बाहर भगाने का फायदा नहीं देगा। इसे विस्तार पूर्वक क्षेत्राधिकार कहा जाता है। उपधारा 5 अतिरिक्त क्षेत्राधिकार। यह सबसे महत्वपूर्ण और विस्तृत उपधारा है। इसके अंतर्गत 3 स्थितियां दी गई हैं जिनमें कोई भी व्यक्ति भारत के बाहर अपराध करे तब भी बीएनएस लागू होगा। पहली, भारतीय नागरिक द्वारा विदेश में अपराध। यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है और वह किसी भी देश में अपराध करता है तब भी वह बीएनएस के तहत आएगा। पहले भी ऐसे कानून थे, लेकिन अब इसे स्पष्ट रूप से बीएनएस में शामिल किया गया है।
दूसरा, भारतीय पंजीकृत जहाज विमान में अपराध। यदि कोई व्यक्ति किसी जहाज या हवाई जहाज पर है जिसे भारत में पंजीकृत किया गया है, चाहे वह जहाज या विमान भारत में कहीं भी हो, उस पर भी BNS लागू होगी। मतलब अगर आप किसी भारतीय जहाज पर अपराध करते हैं तो देश से बाहर भी आपको भारतीय कानून के तहत दंडित किया जा सकता है। विदेश में अपराध, भारतीय कंप्यूटर संसाधन, यह नया आयाम है। यदि कोई व्यक्ति विदेश से ऐसा अपराध करता है जो भारत में स्थित कंप्यूटर संसाधन जैसे सर्वर या डाटा सेंटर को निशाना बनाता है, तब भी BNS लागू होगी। उदाहरण, कोई विदेशी हैकर भारत के बैंक के सर्वर में सेंध लगाने की कोशिश करता है तो उस पर भी भारतीय कानून से कार्रवाई हो सकती है। इन 3 श्रेणियों से साफ होता है कि BNS अब और भी व्यापक दायरे वाला कानून है जो भारतीयों के लिए दुनिया भर को क्षेत्र मानता है। स्पष्टीकरण उपधारा 5 के अंतर्गत यह कहता है कि इस धारा में अपराध में वो सभी कृत्य शामिल हैं जो भारत के बाहर किए गए हों और यदि भारत में किए जाते तो दंडनीय होते। यानी अगर कोई कृत्य भारत में अपराध होता तो बाहर किए जाने पर भी अपराध माना जाएगा। रूपांतरण उदाहरण में कहा गया है कि यदि A नाम का व्यक्ति भारत का नागरिक और भारत के बाहर कहीं हत्या करता है तो उसे भारत में ही जिस भी स्थान पर पकड़ा जाए वहां हत्या का मुकदमा चलाया जाएगा। यह उदाहरण पाठकों दर्शकों को उपधारा 5 के प्रभाव को समझाने के लिए है। उपधारा 6 बचत खंड। आखिरी उपधारा बताती है कि इस संहिता का कोई भी प्रावधान भारत सरकार की सेवा में अधिकारी, सैनिक, नाविक या वायु सैनिक के विद्रोह और त्याग के लिए बनाए गए या किसी विशेष स्थानीय कानून के प्रावधान को प्रभावित नहीं करेगा। सरल भाषा में यह कहता है कि अगर कोई खास कानून पहले से ही आर्मी या पुलिस में विद्रोह डिफेक्शन के लिए सजा देता है तो नया संहिता उन प्रावधानों को नहीं बदलेगा। साथ ही जो भी कोई विशेष स्थानीय कानून पहले से लागू है, जैसे राज्य स्तर के लिए खास कानून, उसे भी नया संहिता छू नहीं पाएगा। यह इसलिए जरूरी है ताकि नए संहिता के प्रभाव से देश की सुरक्षा व्यवस्था या स्थानीय कानूनी व्यवस्थाएं अछूती रहें। धारा 1 का महत्व। धारा 1 संहिता की नींव है। इससे यह पता चलता है कि पूरे देश में नया कानून कब से और कैसे लागू होगा। यह बताते कि कौन कौन से इस संहिता के तहत अपराधी माना जाएगा, भले ही वह विदेश में हो या भारत में। उदाहरण के लिए, अब कोई अपराधी भागकर ब्रिटेन शरण नहीं ले सकता कि भारत का कानून मुझ पर लागू नहीं होता। धारा 1 के स्पष्टीकरण और उदाहरण ने इस बात को स्पष्ट किया कि यदि पूरी दुनिया में अपराध होता लेकिन अगर वह भारत में किया गया माना जाए तो आरोपी को सजा मिल सकती है। समग्र रूप से धारा 1 साबित करती है कि कोई भी गुनहगार बच नहीं सकता। भारत में अपराध करने पर भी और बाहर कर पकड़ में आने पर भी बेकसूर नहीं छोड़ा जाएगा। साथ ही ये सुनिश्चित करती है कि नए कानून का दायरा सिर्फ भारत की सीमाओं तक ही सीमित ना रहे। यही कारण है कि इसे संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ और लागू होने की घोषणा कहा गया है। ध्यान रखें, धारा 1 एक तकनीकी प्रावधान है, लेकिन इसकी समझ से ही आगे का संपूर्ण कानून स्पष्ट होता है। अब हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे और जानेंगे कि हमने कितना सीखा। भारतीय न्याय संहिता 2023 का विकल्प शीर्षक क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारतीय न्याय संहिता 2023। धारा 1(2) के अनुसार यह संहिता कब लागू होगी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने पर। धारा 1(3) में किस बात का प्रावधान है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत में दोषी पाए गए व्यक्ति को केवल इस संहिता के तहत ही दंडनीय माना जाएगा। धारा 1(4) के अनुसार यदि कोई भारतीय नागरिक भारत से बाहर अपराध कर दोषी पाया जाता है तो उसे कैसे निपटाया जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उसे भारत में अपराध किए जाने जैसा ही संहिता के तहत दंडित किया जाएगा। धारा 1(5) में निम्नलिखित में से कौन सा अपराध BNS के दायरे में नहीं आता? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी,
कोई व्यक्ति विदेश में अपराध करता है और उसके लिए स्थानीय कानून में मुकदमा चलने लायक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विधान धारा 1 भाग 6 में उल्लेखित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कोई विशेष या स्थानीय कानून इस संहिता से प्रभावित नहीं होगा। धारा 1 के स्पष्टीकरण के अनुसार अपराध शब्द में क्या शामिल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत के बाहर किया गया वह कृत्य जो भारत में किया जाए तो दंडनीय होगा। यदि ए जो भारत का नागरिक है भारत से बाहर हत्या करता है तो उसे क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत में उस स्थान पर जहां पकड़ा गया हो हत्या का मुकदमा चलाया जाएगा। धारा 1 के अनुसार भारत में सशस्त्र बलों की विद्रोह की सजा संबंधी कानूनों पर नया संहिता का क्या प्रभाव डालेगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उस पर कोई असर नहीं डालेगा। निम्न में से कौन बीएनएस की धारा 1 का मुख्य उद्देश्य नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दोषियों को बचाने के उपाय बताना। तो आपने सुना कि धारा 1 भारतीय न्याय संहिता 2023 की पूरी जानकारी। इस संहिता के माध्यम से अपराध और सजा का दायरा और भी व्यापक हो गया है। हमने जाना कि नए कानून का नाम, लागू होने की तारीख और इसका दायरा क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आया, इसकी जानकारी अच्छी लगी, आपने कुछ नया सीखा तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की जानकारी आपको हो सके। अगर आप कुछ बताना चाहते हैं, आपको कोई सुझाव है हमारे लिए, तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।